नमस्कार दर्शकों, द पोस्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं द पोस्ट के इस कार्यक्रम में हमारे आदिवासी नेता और आदिवासियों के हितैषी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरविंद नेताम साहब से। नेताम साहब अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते रहे हैं। आइए बात करते हैं श्री अरविंद नेताम जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, चूंकि ये बातों का सिलसिला शुरू हो रहा है और ये इसमें जानना जरूरी हो जाता है कि आप मूलतः जाहिर बस्तर के रहने वाले हैं। आप राजनीति में कब आए और क्या वो हालात बने, कैसे आप राजनीति में आना हुआ? उपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं, कम से कम अलग से जी ये इंटरव्यू लेके के बहुत से मुद्दों पे आप चर्चा करेंगे जी। और मैं भी चाहता ही हूँ कि विचार आदमी का अलग अलग होता है, जाहिर है। वो विचार लोग जाने। जी। और आपने कहा कि राजनीति में कैसे आए, क्या है, तो मेरा जो परिवार है जी। राजनीतिक रहा है। अच्छा। और आज़ादी के पहले भी राजनीति में रहे हैं और पिताजी 2 बार एमएलए भी रहे। अच्छा। और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। अच्छा। पर मेरा परिवार ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता रहा है। अच्छा। राजनीतिक कार्यकर्ता तो बाद में हुए। और वो जो परिवार का जो डीएनए है, वो जो सामाजिक कार्यकर्ता का, वो आज भी हम लोग मेरे बीच में है। अच्छा। तो आज भी मैं चाहे जैसे राजनीति में अब मैं बहुत कम बने सक्रिय है। अच्छा। पर समाज के मामलों को लेकर के मैं आखिरी दम तक रहूँगा, क्योंकि ये मेरे डीएनए में है। और मैं खुशी होती है कि समाज के बीच में मुद्दों को लेकर के उनके बीच में जाना। तो राजनीति में आना कोई मेरा इत्तेफाक ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया, एक बैकग्राउंड जी, क्योंकि एक समय आता है हर इंसान के जीवन में कि वो किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है, खासतौर पर करियर की दिशा को लेकर के हम कहें। दरअसल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप युवा थे और जाहिर है करियर निर्माण को लेकर के कुछ आपने प्रयास किए होंगे, तो क्या राजनीति में आना एक संयोग था या फिर राजनीति में एक सोची समझी किसी योजना के तहत आपने सोचा होगा कि नहीं, मुझे राजनीति में अपना करियर बनाना है? जैसे मैंने कहा कि मेरा परिवार जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, जो घर का माहौल रहा है। फादर 2 बार एमएलए रहे, तो घर का माहौल तो आधा राजनीति आधा सामाजिक ऐसा रहा है। तो बचपन से देखते थे वो घर के माहौल को भी, पिताजी से भी उनके काम करने के। तो मैं करीब करीब तय कर लिया था कि मुझको राजनीति में जाना है। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? अब मैं देखिए, मेरी ज़्यादा उम्र तो थी नहीं। पार्लियामेंट में गया तो करीब 28 साल में, 1971 में चला गया। पर मैं पार्लियामेंट में जाने का मैं कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि उस ज़माने में लोकसभा तो समझ ही नहीं आता था कि लोकसभा क्या होती है। पर विधानसभा को इसलिए जानते थे कि फादर के साथ में भोपाल आया जाया करते थे। विधानसभा के जो दर्शक दीर्घा में बैठ के बहुत से चीज़ सुनते थे। जब हाई स्कूल में आ गए तो ये दिमाग में बैठ गया था कि हम कम से कम राजनीति में जाएंगे और विधानसभा में जाएंगे। ये जो लोकसभा का बड़ा संयोग, अजीब सा संयोग हुआ जब इंदिरा जी ने 70 या 69 में डिज़ाल्व की पार्लियामेंट। और फिर मिड टर्म इलेक्शन पूरे पार्लियामेंट का हुआ 71 में। उस समय मैंने मांगा भी नहीं था टिकट, और मेरा कोई इच्छा भी नहीं थी पार्लियामेंट में जाने की, लोकसभा में जाने की, क्योंकि वो अथाह सागर है। तो अथाह सागर में कहाँ वहाँ ने डुबकी लगाओ, सब पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी आया तो मैं तो उस समय जगदलपुर में रहता था, राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ाता भी था दूसरे बैकग्राउंड की वजह से। दरअसल हम ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो क्या है? एजुकेशन में प्राइमरी तो गांव से पढ़ा, हाई स्कूल नहरदेव हाई स्कूल कांकेर से, फिर कॉलेज रायपुर से किया।
वकालत भी वहीं से किया। तो एजुकेशन में खैर जो चाहते थे वो हमने अपने अचीव किया। और फिर तैयारी जो सार्वजनिक जीवन की होती है ना, उस पर चूँकि पर यह है कि सामाजिक काम में हम बचपन से जाया करते थे। अच्छा, आपने कहा कि कुछ वक्त आप पढ़ाते भी थे राष्ट्रीय विद्यालय में, वो उस दौर की बातें बताइए। क्या है कि उस समय कांकेर महाराजा लेट भानुप्रताप देव, अच्छा, ये बस्तर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन थे। ओके, हाँ, तो कभी कभी झा साहब लोग होते थे, कभी नायडू जी होते थे। जी, तो एक्चुअली मुझे कांकेर महाराजा ने कहा कि भाई तो आपको राजनीति में जाना है। और उसने एक बार जब मैंने नौकरी की बात सोची तो मना कर दिया उसने। अच्छा, महाराजा जी, हाँ, ओके, तो उसने कहा नहीं, जाना नहीं। फिर पिताजी को बुला के कहा कि भाई इनको ऐसा करो, नौकरी वोकरी में ना भेजो, राजनीति में रहे ज़्यादा अच्छा है, और अभी समाज को ज़रूरत है, इस ढंग से उन्होंने कहा। वो जगदलपुर भेजने के पीछे चूँकि संस्थाएं की थी, बस्तर एजुकेशन सोसाइटी, उसके चेयरमैन थे। तो यहाँ के माहौल है ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के माहौल को अभ्यस्त होने के लिए, जानने के लिए बहुत सी चीज़ें, चूँकि बहुत सी चीज़ राजनीति यानी जिला हेडक्वार्टर में ही बहुत सी चीज़ें होती थी गतिविधि का। तो कांकेर महाराजा ने कहा कि कुछ दिन रहो यहाँ। अच्छा, तो अपने स्कूल में ठीक है, तो वहाँ में पढ़ाओ, दोनों काम करो, ये है वो इसके, बस समझो। अच्छा, अरे बस्तर को भी, समाज को भी इस ढंग से, उधर के भी, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सोच के हम यहाँ 2 साल रहे और उसका उपयोग किया हमने, उपयोग किया। और एक जो संपर्क होता है, नेटवर्क, जी, जी, वो काफ़ी बढ़ा। अच्छा, और उसका लाभ राजनीति में भी मिला। जी, तो ये बैकग्राउंड है मेरा। तो अब चल रहा है। चल रहा है। तो अच्छा, इसमें पहली बार आप सांसद कब बने और मंत्रिमंडल में आप कब शामिल हुए? 71 में हुआ। जब मुझे तो अप्लाई किया नहीं था, मैं तो उस दिन यही था ना, जगदलपुर में। अच्छा, अच्छा, तो कलेक्टर बस्तर को वायरलेस आया, जी, यानी टिकट के बारे में यहाँ। तो मिला है या हाँ, दिया जा रहा है? कांकेर से इनको, और यहाँ से शायद लक्ष्मण कर्मा को ऐसा हुआ। तो ढूंढते रहे अधिकारी लोग कि कहाँ है ये। शायद डॉक्टर विधि शर्मा उस समय कलेक्टर थे। जी, तो फिर मैं तो सरप्राइज्ड कि हमने कभी सोचा भी नहीं। और लोकसभा इतना अथाह सागर, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बाई इलेक्शन ये है वो है। फिर मैं घर गया, फादर से और भी लोगों से, वेल विशर से चर्चा किया। जी, और मैंने कहा भाई ये बड़ा डिफ़िकल्ट है चुनाव हो। अब चूँकि विधानसभा तो छोटा सा होता है ना, जी, और उसमें 8 विधानसभा, 3 जिला। सन 71 की बात। हाँ, तो कैसे होगा, क्या होगा, सोचते रहे। फिर भी लोगों ने कहा नहीं, इलेक्शन लड़िए आप, ने तो होता ही रहता है, चलता रहता है, सब पार्टी के कैंडिडेट हो, इसलिए कोई ज़्यादा उस प्रकार की जो दिक्कत आप सोचते हो ऐसा नहीं होगी, ऐसा उनका कहना था। तो इनमें हम तैयार हो गए, पर यह है कि बेमन से तैयार हुए। अच्छा, हमने कहा चलो, तो अब तैयार हो गए, जीत गए। उसके बाद पार्लियामेंट में गए। 73 में फरवरी में हम डिप्टी मिनिस्टर, अच्छा, 73 हाँ 73 में इंडेक्ट हुए। और ये है एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर ही है कि उस समय में हम यंगेस्ट सांसद रहे, मंत्री रहे। अच्छा, 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 मंत्री रहे इसलिए कि उस ज़माने में सीनियर बहुत थे पार्लियामेंट में। और अभी आपकी एज क्या होगी? अभी मेरे करीब 80 शुरू हो रहा है। क्या बात? तो उस समय सीनियर बहुत थे पार्लियामेंट में, तो वो नंबर तो लगना बहुत मुश्किल था ना। और
पर पता नहीं इंदिरा जी को क्या ने ऐसा हुआ कि इन्हें पिकअप करना है, ये है वो है, हो गया। तो मैं फिर ठीक है, अब फिर अपने काम में लग गए। पर ये है कि इंदिरा जी के साथ में बहुत से मुद्दों पे भिड़ जाता था। अच्छा। ये मेरी फितरत में रहा है जी जी। कि कुछ, क्योंकि मैं सामाजिक काम करते करते बहुत से मुद्दों को मैं सोचता रहता था कि ये क्यों है, ये कैसा है, ये क्या होना, ये नहीं है। अब जैसे कांकेर के कचहरी में अक्टूबर के महीने में अक्सर नया खाने का त्यौहार हम लोगों के यहाँ उधर उत्तर बस्तर में सितंबर में होता है। एक महीने के अंदर जितना रेड होता था एक्साइज का या पुलिस का, सबको केस बांध के पूरा गांव वालों को बांध के लाते थे। अच्छा। बच्चे गिच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बर्तन फर्तन, ये जो अवैध शराब के, वो हमारे दिमाग में था। हर साल का यही से पूछते थे, भाई कि क्या हुआ, ये शराब पकड़े हैं। और हम सोचते थे कि भाई ये शराब हमारी आदिवासी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये अपराध कैसे हो गया, ये हमारे दिमाग में था। और जब हम पार्लियामेंट में गए तो पहला चिट्ठी मैंने इंदिरा गांधी को उसी पे लिखा और उनके पार्लियामेंट में दिया और मैंने उनके मुंह पे कहा, इस पॉलिसी के थ्रू मैडम पूरे ट्राइबल एरिया की शोषण गवर्नमेंट कर रही है। नाराज हुई मेरे ऊपर जब ये कहा कि गवर्नमेंट ने शोषण कर रही, तो वो ये हो गई, ये क्या कह रहा है। मैं कहा आप एग्जामिन करवा दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ अगर, हाँ एग्जामिन करवा दीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए ना, मैं कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इसको बहुत नज़दीक से देखा है और मैंने उस दिन कहा भी इंदिरा जी को कि देखिए, हम ट्राइबल लोग कोई मौज मस्ती के लिए नहीं पीते, ये हमारा धर्म, रिलीजन, प्रथा और पूजा की विधि, ये सब चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। परंपरा में, हाँ, परंपरा की आदमी पैदा होते से लेकर के मरने के बाद भी उनके जितने भी संस्कार होते हैं उसके बिना नहीं होता। फिर आप ने टैक्स क्यों लगाते हो, उसमें जुर्माना क्यों लगाते हो, अपराध क्यों है ये। तो फिर क्या स्टैंड हुआ, क्या हुआ फिर? साल उनको लगी एग्जामिन करने में। अच्छा। तब तक तो मैं मिनिस्टर हो गया था। एक दो मीटिंग में जब देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाई तो मुझको भी बुलाती थी, सुनते रहे, देखते रहे हम क्या कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात थी। अब जूनियर मिनिस्टर होते हुए भी बुलाती थी उस मीटिंग में, तो जाते थे, देखते रहते थे और कई बार आपस में कहते थे। एक दो बार तो ऐसा मैं थोड़ा सा बहुत दुखी होकर कहा मैडम नारायणपुर की घटना में कि ये तो बहुत हो गया, मेरी बर्दाश्त की बाहर हो रहा है। नारायणपुर में दौरे में आया था, ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर महीने की। रेस्ट हाउस में जब मैं निकल रहा था दौरे से, तो मेरी आदत थी रेस्ट हाउस से निकलने से पहले एक नज़र पूरा देखने का। उसे आम के झाड़ था, वहाँ दो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके खड़ी थी, थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी हो रहा था। तो मैं तहसीलदार को कहा, उन महिलाओं को बुलाओ, क्यों आई हैं। आई हूँ दोनों। फिर वो बताई कि दोनों कि नया खाने के त्यौहार सितंबर में हम अपने मायके जा रहे थे, शराब लेकर के पकड़े गए। उस समय मजिस्ट्रेट होता था जगदलपुर में। 20 किलोमीटर समथिंग पैदल नारायणपुर आना, फिर बस पकड़ना और एक दिन रात यहाँ रहना। वो पेशी तो ऐसा है कि 5 बजे के बाद ही नहीं वो बताते थे, तब तक कि बस ही छूट जाती थी। तो पूरा नैरेट उन लोगों ने किया, पूरा विस्तार से। मेरी यानी मैं उस दिन मैं क्या बताऊं कि क्या रिएक्शन रहा वो समय। और मैं इंदिरा जी को जाके दिल्ली जा कर के टाइम लिया और मैंने कहा मैडम या तो मैं रहूँगा या तो ये नीति रहेगा। और मैं पूरा नैरेट किया, डोंट वरी, तुमको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं उसमें कोई ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी नीयत पे मुझे कोई शंका नहीं है।
पर आप प्रयास कर रही हैं, पर ये जो घटनाएं हमको उद्वेलित करती हैं। जी, जाहिर है। एक आम बस्तरवासी होने के नाते 76 में फिर पूरे देश के ट्राइबल एरिया में उसने फ्री कर दी। तो ये जो पहली घटना है जिसपे इंदिरा जी के साथ में काफ़ी बहस भी होती थी, बात भी होती थी, अपनी बात को रखते भी थे। तो और भी कई इशू है, हम मुद्दों को रखने में हम पीछे नहीं रहे। और ऐसा लगता था कि वो मुद्दा जानने की उत्सुक रहती थी। अच्छा। समस्याओं के बारे में। जी जी। एक बार मैंने कहा था उनको, आप बस्तर इलेक्शन मत आइए एज ए प्राइम मिनिस्टर। क्यों? आप एक दिन नाइट स्टे करिए और एक दिन पूरा दिन भर रहिए। अच्छा। और बस्तर को स्टडी करिए। उन्होंने किया? अच्छा। आई थी। सर, बस्तर में कई समस्याएं थी जैसा कि आपने बताया उस वक्त, और एक समस्या नक्सली समस्या जिसे आज भी बस्तर को दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नक्सली समस्या क्या है आपकी नज़र में और इसका क्या समाधान हो सकता है। देखिए, मेरा बहुत खराब अनुभव है। अच्छा। इस समस्या को लेकर के, और ख़राब अनुभव ये है कि इस निष्कर्ष से पहुंचा इस देश में इस समस्या के प्रति न राज्य सरकारें गंभीर है न केंद्र सरकार। ऐसा क्यों? देखिए, नक्सली समस्या, देखिए अगर आप गहराई पे जाएंगे, मैंने भी कई पुस्तकें पढ़ा है जी। उसमें जर्नलिस्ट लोगों ने लिखा है, रिटायर्ड पुलिस वालों ने लिखा है, सोशल एक्टिविस्ट ने लिखा है। अगर सबके अखबार में पुस्तक पढ़ेंगे तो एक बात नज़र आती है जी। कि ट्राइबल एरिया में जहाँ गरीबी होगा, भुखमरी होगा, अशिक्षा होगा, शोषण होगा और बेरोजगारी होगा, वहाँ नक्सली पैदा होंगे। ये निचोड़ सबकी है, इंक्लूडिंग पुलिस वाले की। तो ये तो खैर समस्या की बात हुई। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि मूल पे क्यों नहीं जाते जी। आज जो समस्या है जी। मूल पे पैदा क्यों हुए, तभी तो आप उसको हटा पाएंगे, रोक पाएंगे। आप फोड़ा हो गया, ये जो मलहम ही लगा रहे हो, ये सीआरपीएफ या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत नहीं है ही नहीं। इसलिए जरूरत नहीं है कि अगर, अब मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। राजीव गांधी ने जब देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आदिवासी इलाके के दौरा किया तो देश के सामने ये कहा कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो मुश्किल से 15 रुपये पहुँचता है। आज तक इस देश में वो प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे क्या अगर ने कोई गंभीरता से लिया कि नहीं लिया, और ये बिल्कुल सही है। सही बात। 85 पैसा बंटवारा हो जाए, रास्ते में गायब हो जाए, तो ये तो फिर गंभीर मसला है ना। और तो फिर उम्मीद कैसे करोगे आप? और नक्सलियों ने क्या किया है कि शुरू में जो प्रजातंत्र की खामियां हैं उसको अध्ययन कर लिए और उसको उभारते थे लोगों के बीच में। साला वो फॉरेस्ट गार्ड तंग करता है, अच्छा उसका इलाज करते हैं, पटवारी तंग करता है, उसका इलाज करते हैं, और करते थे, दे धुनाई करते थे पब्लिकली। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो मैंने कहा कि भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, इनका अगर प्लानिंग इस ढंग से हो तो आप देख लीजिए, शिक्षा के मामले में हमसे बहुत से अफ्रीका के देश हमसे बाद में आज़ाद हुए, बहुत आगे निकल गए। अरे नॉर्थ ईस्ट में देखिए, हमसे बहुत आगे निकल गए। आप उनको शिक्षा और पेट का इंतजाम कर दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भी खाली है, ये भी खाली है। इसका अगर इंतजाम अगर हो गया तब तो फिर नक्सली आएंगे भी नहीं, कहीं नहीं आएंगे। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि नक्सली समस्या जो है वो एक तरह से भुखमरी और गरीबी से उपजी है। नहीं, कॉम्प्लेक्स है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कोई एक है नहीं। वो अब सरकार के तो लॉ एंड ऑर्डर, मेरा कहने का मतलब ये है कि
मेरी शिकायत है कि जब जानते हो कि इन कारणों से नक्सली पैदा होते हैं, प्लानिंग आपकी क्यों नहीं होती वैसे? जाहिर है ये सब दूर करें तो समाधान भी हो जाए। आप शिक्षा में सब फिसड्डी हो गए, बहुत पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए? आपने आज अभी मुफ्त में चावल दे रहे हैं ना, ये क्या अच्छी बात है। एक आदिवासी यानी स्वाभिमानी समाज को कभी स्वाभिमानी समाज कभी नहीं मांगता, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में मार्केट में ये करें और उस हिसाब से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। ये होना चाहिए ना। यानी सरकार को चाहिए कि आदिवासियों को अवसर प्रदान करे, न कि उन्हें सुविधाएं दे। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। तो मेरा कहना, मैं इस मसले पे मैं आज से नहीं, शुरू से। दरअसल इसलिए क्वेश्चन पूछने का मेरा उद्देश्य वही था कि आपकी राय हम जाने। और मैं तो कई मंत्रियों को जानता हूँ, होम मिनिस्टर देश के, उनसे चर्चा भी करता था, सेक्रेटरी लोगों से, होम सेक्रेटरी लोगों से चर्चा करता था। मैं शंकर राज चौहान जब होम गृह मंत्री थे, उनको कहता था कि सर आपके रहते रहते इसका राजनीतिक सॉल्यूशन कुछ निकल सकता है, नहीं तो मैं इस देश में मुझे शंका है कि इसका निकालना मुश्किल है। और आज भी नोट कर लीजिए, ये आप कितना लगा लीजिए पुलिस, ठीक है, कुछ दिन तो उसको रोक लोगे, उनको ख़त्म कर दोगे ताकत के दम पर। हाँ, ताकत के दम पर। ये राजनीतिक विचारधारा फिर पैदा होंगे। राजनीतिक विचारधारा कोई मरता थोड़ी है। और जब फिर आएंगे तो फिर जिस दिन ये नक्सली खत्म हो गए उस दिन से उपेक्षा, सरकार में इन इलाकों की उपेक्षा शुरू हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूँ टीवी के सामने कि जो भी विकास के बारे में सोचते हैं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे रायपुर में, चाहे भोपाल में हो, श्रेय नक्सलियों को जाता है। अच्छा, वो अगर नहीं होते तो ये पूछते नहीं, अरे आज यहाँ ये चाहिए तो अब पुल चाहिए, तो पुलिया चाहिए, तो स्कूल चाहिए, तो ये पूछते नहीं। हम तो यानी छोटे छोटे कलवर्ट्स के लिए भोपाल में जब कहते थे अरे पुल बना दो, हाँ ठीक है देखेंगे। अच्छा, उस वक्त की बात है। उस वक्त की बात है। अच्छा। हमारे पैसे को डाइवर्ट करते थे। अच्छा। तो वो दिन हमने देखा है, हमारे पैसे को डाइवर्ट करना और ट्राइबल एरिया को वंचित रखना। और क्या एक चीफ मिनिस्टर नाम नहीं लेता हूँ, क्या जरूरत है आदिवासी इलाके में ये होने के लिए, स्कूल खोलने के लिए? ऐसा किसी मंत्री ने कहा, चीफ मिनिस्टर ने। चीफ मिनिस्टर। तब आप उसका क्या लोगे? सही बात। तो ये जो मानसिकता है, इसीलिए तो इंदिरा जी ने कहा कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का पैसा डाइवर्ट नहीं होगा। ये 76 में कर दी उसने। तो ये जो मूल समस्या है, इसको आज इस देश में अब समझने की कोई प्रयास करता नहीं, सब पुलिस के ऊपर। और पुलिस वाले इसलिए खुश हैं कि हमको तो प्रमोशन भी मिलेगा, रिक्रूटमेंट भी होगा, भत्ता, तनख्वाह फंड का ये बहुत से, और ये जो अनअकाउंटेड मनी आता है ना, उसका कोई हिसाब नहीं होता, उसी में मज़े में रहते हैं। तो आप क्या करोगे? वो भी है कि भाई ये जिंदा रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये सोच है अंदर से पूछिए तो यही है। मैं सिपाहियों की नहीं कहता, मैं अफसरों की कह रहा हूँ। उनको कुछ फर्क पड़ना नहीं है, ऐसो आराम में उसको कमी नहीं है। और अनअकाउंटेड मनी, यानी जो अनअकाउंटेड तो नहीं कहते, ऐसे मनी जिसका वो ये नहीं होता, अकाउंट ऑडिट नहीं होता, ऐसे पैसे मिलते हैं। वो पैसे बस्तर के विकास के नाम पर आते हैं। अरे भाई, हमको तो हंसी लगता है, पुलिस वाले भी विकास की बात सोचते हैं तो हम तो क्या सर पकड़ लेते हैं, भैया अगर पुलिस वाले भी विकास की सोच ले तो हो गया फिर। अच्छा। पर इस समस्या के बारे में आप देख लीजिए, अगर पुलिस के बल से अगर कंट्रोल कर लिए, ये फिर पैदा होंगे।
और फिर पैदा, पर जब तक कि कंट्रोल जिस दिन हो जाएगा उस दिन से उपेक्षा ट्राइबल एरिया की, पूरे देश की ट्राइबल एरिया की उपेक्षा शुरू हो जाएगी। ये जो इतना ये कर रहे हैं ना, ये उन्हीं की वजह से है, और कोई कारण नहीं। ये कोई दिल से हमदर्दी नहीं है इस देश में। चाहे जितने राजनेता मैंने बहुत से देखा है, इनको कोई हमदर्दी नहीं है। ये है सर, काफ़ी गंभीर बातें आपने कही हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं पर्यावरण की तरफ एक प्रश्न मैं आपसे रखना चाहता हूँ। 50 सालों में आपके नज़रिए से बस्तर का पर्यावरण कितना बदलाव आया है? इस पर्यावरण में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। बहुत बदलाव आया है। देखिए, मेरा ऐसा ख्याल है कि हम जगदलपुर आते थे 1960 के आसपास, उस समय मुश्किल से पंखे होते थे। पंखे? हाँ। अच्छा। कूलर तो था ही नहीं ना, गर्मी ही नहीं लगती थी। पर्यावरण इतना अच्छा था। और अब देखिए तो बिना एसी के काम नहीं चलता। फर्क हो गया ना। यानी लोग कहते थे कि भाई अगर ऊपर छत में सोना है तो कंबल या ऐसा थोड़ी सी का चादर, मोटी चादर रख के सो। तो ये तो है, ये फर्क तो पड़ गया। मैं एक ही बात में कह रहा हूँ। और अंधाधुंध कटाई। जी। अब फॉरेस्ट का मुझे तो अभी भी शंका होता है कि फॉरेस्ट की बर्बादी में जितना फॉरेस्ट विभाग का योगदान है और किसी का नहीं हो सकता। और रक्षक ही भक्षक बना आपकी नजर। और ये जो ये है ना, चोर कहिए या लुटेरे कहिए, जो भी है, ये कन्वेंस के साथ उनसे मिल करके जैसा होता रहा है। अब वो इंद्रावती में क्यों जाता है, पूरा लट्ठे के लट्ठे क्यों जाते हैं? आज तक एक केस नहीं बना होगा। न्यायाधीश से पूछना पड़ेगा एक आध केस बने हैं क्या है? तो देखिए, पर्यावरण के मैं तो कहता हूँ कि लोगों को जागरूक करना चाहिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कहीं ना कहीं समन्वय करना चाहिए, यानी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। आज बस्तर का गांव का आदमी, मैं चाहे ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल, उसने जितना जंगल बचाया है और किसी ने नहीं बचाया है। वो जानते हैं कि हमारा जीवन जंगल है, तो क्यों काटेगा भाई? ये तो लकड़ी चोर लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में आप देख लीजिए। अब आपके रेनफॉल कितना कम हो गया। मेरे पास तो 100 साल का रिकॉर्ड है टेम्परेचर का, जगदलपुर का। हाँ, केवल जून के लास्ट वीक में फिर थोड़ा सा वो तो थोड़ा टेम्परेचर 41-42 होता था। अच्छा। उसके बाद वहाँ तो ऐसे भी पानी गिरता रहा है। ऐसा? हाँ, गर्मी में तो पानी गिरता रहा है यहाँ। फिर डाउन हो गया टेम्परेचर, वो ख़त्म हो गया। एक तरह से संतुलन जो कहते हैं, आप कहना चाह रहे हैं, बिगड़ गया वो। हाँ, और देखिए ये जो साल के जंगल की जो महत्ता है, हर कोई नहीं समझता। अच्छा। साल के जंगल में वो खासियत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पानी ऊपर लाता है, ग्रीनरी, साल का जंगल। अब साल के पेड़ को देखेंगे, पतझड़ एक साथ नहीं होता। जी जी। थोड़े थोड़े गिरेंगे, वो बाकी रहेगा, ऐसे गिरते रहते हैं, एक साथ नहीं होता। और पाइन प्रोजेक्ट का विरोध करने के पीछे भी मेरा यही कारण है। जो 1980 में अर्जुन सिंह जी ने 500 करोड़ वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, जो यहाँ पूरे ये जो सरगी जंगल को ख़त्म करके पाइन लगाना था, और वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, मैंने विरोध किया उसका। हाँ, वो इंदिरा गांधी तक गया मामला, इंदिरा गांधी ने उसको टर्न डाउन किया। अच्छा, जब आप मंत्री थे तब बोधघाट परियोजना का कहीं समर्थन तो कहीं विरोध हो रहा था। अब फिर से बोधघाट परियोजना की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्या ये परियोजना बस्तर हित में है या नहीं, आप क्या सोचते हैं? देखो, बस्तर के साथ मेरा एक बहुत खराब अनुभव है। खराब अनुभव? जी। खराब अनुभव ये है कि सरकार में बैठे लोग बहुत सी योजनाओं के बारे में खुल के चर्चा ही नहीं करते। अच्छा। अरे भाई, प्रजातंत्र में कोई भी योजना हो,
खुलेआम होनी चाहिए, जाहिर है। जानकारी होनी चाहिए होनी, आम नागरिक को जानकारी होनी चाहिए ना। वो तो ऐसे ट्रेड सीक्रेट रखते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी भी तो देख लो, आप चले जाइए इरिगेशन में, वो कितना सर्वे, नहीं नहीं साहब इसमें हम कुछ जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई, क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट है? नहीं। ये जो प्रवृत्ति है ये बहुत खराब है, ये हमने भोपाल में भी देखा, अब भी देख रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, बोध घाट को मैंने केवल विस्थापन की समस्या को लेकर मैंने विरोध किया, मेरा अपना सोच था। टी.एन. शेषन साहब आए, सेक्रेटरी पर्यावरण और इसके, उनका एंगल अलग था, इन्वायरमेंट और ये बायोडाइवर्सिटी ये सब उसका उनका ये था। तो मेरा कहना है मतलब ये है कि ये उस ज़माने में कोई कानून इन बारे में था नहीं, ट्राइबल एरिया के बारे में पेशा कानून नहीं था, विस्थापन के कानून नहीं था, रिहेबिलिटेशन का कानून नहीं था, मुआवजे का कानून नहीं था। अब तो सब कानून बन गए हैं। उस ज़माने में कोई कानून नहीं था तो भी हम लड़े, और हमें इस बात की खुशी है कि इंदिरा गांधी ने टर्न डाउन कर दी पाइन योजना का, बोध घाट का। इसलिए मैं उस समय राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर मुझको वोरा जी ले गए, चीफ मिनिस्टर थे, भोपाल से आए, अरे चलिए अब वो राजीव जी से टाइम मिला है, पीएम से मिलना है बोध घाट के में, चलिए। गए पार्लियामेंट हाउस के ऑफिस में, मेरे को ऑफिस गए, साहब ये ले आए हो नेताम जी को, इनको समझाइए बोध घाट का विरोध करते हैं। मैंने पूछे भाई क्यों विरोध करते? मैं कहा साहब सोल्यूशन आपके पास है, मेरा विरोध का सोल्यूशन आपके पास है, वो सोल्यूशन कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? मैं कहा फॉरेस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन खाली नहीं है। सब माने कोई 20 साल से कब्जा हो गया, 1 एकड़ कभी खाली नहीं रहता गांव में। सरकारी जमीन कब्जा ही कर लेता है कोई भी आदमी। कहीं ना हमारे पास रिकॉर्ड था वो जमाने में, सेशन को हमने पकड़ाया, एग्रीकल्चर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़मीन खाली है तो सब भेजा कब्जा। मैंने राजीव जी को कहा कि अगर आपके सरकार में दम है तो निकलवा दीजिए सबको, जो 30 साल से 25 साल से 20 साल से जमे हुए। दूसरा ये है सबसे ज़्यादा ज़मीन फॉरेस्ट की है, ऐसा करिए आप फॉरेस्ट की ज़मीन रिलीज कर दीजिए, मैं अपने लोगों को कह दूंगा बसो जंगल काट के। नहीं हम नहीं कर सकते। अरे मैंने कहा आप रेवेन्यू की ज़मीन है नहीं, फॉरेस्ट की ज़मीन आप दोगे नहीं तो बसेंगे कहाँ? क्या आसमान में बसेंगे? मैं बाद में रियलाइज़ किया मैं नहीं कहना चाहिए था, पर मैं कहा आसमान में बसेंगे क्या? नेताम सर, पेशा कानून और 5वीं अनुसूची क्या है, इस पर आप रोशनी डालें और बताएं ये बस्तर में क्यों ज़रूरी है। देखिए 5वीं अनुसूची तो संविधान की व्यवस्था है। वो जब संविधान जब बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 50 के पहले या आज़ादी के बाद, वो 5वीं अनुसूची तो वहाँ का एक हिस्सा है पार्लियामेंट का, और वो अंग्रेज़ों के बैकग्राउंड से बना है। वो ऐसा नहीं है कोई अचानक ने संविधान सभा में लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है। वो इंग्लैंड अंग्रेज़ों ने समय समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून बनाते तो ट्राइबल एरिया के बारे में, तो 6वीं अनुसूची नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाए और 5वीं अनुसूची सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल बेल्ट के लिए। ये थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा बहुत उनकी यानी इसकी परंपरा रीति रिवाज उसको कैसे करें रक्षा करने के लिए, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया कि ताकि नहीं तो फिर इतना भगदड़ हो जाएगा कि वो आदिवासी कहाँ कहीं रह पाएगा कि नहीं पाएगा, इसके पीछे सोच ही था। ये अब उस समय संवैधानिक व्यवस्था में कर दिए तो पेशा 5वीं अनुसूची में कोई ऐसा भी नहीं कि कोई ये, पर ईमानदारी से दिक्कत ये है कि मेरी शिकायत इस देश से ये है कि अधिकांश जो कानून बने हैं आदिवासी इलाके के लिए, इंक्लूडिंग संविधान, अच्छा,
कोई ईमानदारी से गंभीर नहीं है अच्छा। और पालन करने की कभी ध्यान ही नहीं देते। पांचवें अनुसूची जानते भी नहीं, बहुत से अफसर नहीं जानते। दरअसल वही मैं जानने की कोशिश कर अरे रहा हूँ। आप छोड़िए ना, आप कलेक्टर को पूछे, नहीं जानेगा। अच्छा। और नहीं जानेगा तो ही है। अब नेता, अब जानना चाहिए तो नेता लोगों को। जी। जब छत्तीसगढ़ राज्य में अगर यहाँ आधे से ज़्यादा ट्राइबल एरिया है तो उनको तो जानना चाहिए। अब वो नहीं जाने, वो जानेंगे तभी तो प्रशासन को बताएंगे ना। ये दिक्कत है। ये दिक्कत ये हो रही है, पेशा कानून को हम लोगों ने आखिरी में बनवाया, 96 में पास हुआ पार्लियामेंट में। बहुत मेहनत की हम लोगों ने उस ज़माने में। और करके जो संभावनाएं भविष्य में आदिवासी इलाके में क्या क्या हो सकता है, खतरे क्या क्या हैं, उसको ध्यान में रख करके, जैसे ज़मीन के बारे में अब उदारीकरण हुआ है 1941 में, उदारीकरण हुआ। हम उस समय 1941 में ही है ना, नहीं उदारीकरण 91, सॉरी 91, हाँ नरसिम्हा 91 में हुआ था, जब हम मिनिस्टर भी थे। हम भाप गए थे उदारीकरण आने से। और हमने यूनिवर्सिटी के दो, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसरों को बुला के, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एमपीज़ ने बुला के उनसे करीब 2 घंटा डिस्कस किया कि भाई बताओ ये नया क्या है, उदारीकरण तो जानते नहीं थे साला, इसका क्या इम्पेक्ट होगा। उन लोगों ने फिर 2 घंटा अच्छा समझाया और कहे कि आपके खिलाफ जाएगा ये। अच्छा। ये जो उदारीकरण है ट्राइबल बेल्ट के खिलाफ। हाँ, अरे एससी का शेड्यूल कास्ट को तो इसलिए कि अब नौकरी नहीं रहेगा ना जी। धीरे धीरे आपके सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। उन लोग कहा था अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों ने, वो दिख ही रहा है। तो उसने कहा जब रिजर्वेशन ही नहीं होगा, सरकारी नौकरी से नहीं होगा तो क्या करोगे, रिजर्वेशन पकड़े रहो। तो ये आशंका था। अच्छा। हमको आदिवासी इलाके में ज़मीन की जो मारामारी होगी इसकी आशंका था। और इसीलिए उस कानून में है कई चीज़ें, पर मोटा यह है कि गांव का ज़मीन, सरकारी ज़मीन भी होगा तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। पेशा में प्रावधान है भी, प्रावधान है, यानी कई चीज़ें हैं पर उसमें महत्वपूर्ण यही है। और कोई चीज़ होगा तो ग्राम सभा में मामला जाएगा। अच्छा। और ग्राम सभा में सबके सब होते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई आदिवासी होता है कि सब होते हैं वहाँ, वो ये फैसला होता है। तो पेशा कानून तो ऐसा कानून बना है, अगर इसको ठीक ढंग से लागू किया जाए तो इन इलाकों की रक्षा, यानी लूट मार ये सब चीज़ से अगर बच सकता है तो अगर लागू किए तो, नहीं तो मुझको शंका है इस कानून को पूरे देश में सबोटेज करेंगे, लागू होंगे नहीं देंगे, ये मेरी आशंका है। जी सर, बस्तर में जब भी औद्योगिकरण की बात हुई और बस्तर में उद्योगों का विरोध ही हुआ है, पर एनएमडीसी के भरोसे के चलते नगरनार स्टील प्लांट के लिए लोगों ने समर्थन किया। और समर्थन ही नहीं, उस इलाके के लोगों ने अपनी ज़मीनें भी प्लांट के लिए दी। मगर अब इस संयंत्र को सरकार निजी हाथों में सौंपना चाह रही है। यदि ऐसा होता है तो स्थानीय जनमानस के भरोसे के साथ छल होना नहीं होगा क्या, जो आने वाला समय में नए उद्योगों के लिए रूड़ा बन सकते हैं? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने उठाया है। जी। मेरा जो अनुभव है पूरे इतने 50 साल के सार्वजनिक जीवन का, ऐसे मसलों में, औद्योगिकरण मसलों में सरकार जो कहती है सब झूठ बोलती है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी दे देंगे, वो जुलूस निकालते हैं ना। जी जी। है अभी भी जी। पता नहीं उसका, वो लोगों का वो कहाँ गए, उनका रिहेबिलिटेशन कहाँ गया, वो नीति बनी है। तो जितनी बात सरकार के उसमें कहा जाता है सब झूठ बोलते हैं औद्योगिकरण के मामले में। और यहाँ भी हुआ है, आपने नगरनार के अब तो शुरू हो गया, दुर्दशा अब तो शुरू होगी ना।
क्योंकि नगरनार का निजीकरण भी सरकार करने जा रही है। नहीं नहीं भाई, वो तो भाई हमने तो कहा था भाई कि अगर पब्लिक सेक्टर में होगा तो हम इसको विरोध नहीं करेंगे। जी तो लोगों ने कहा भाई वहाँ पब्लिक सेक्टर का है तो ठीक है, हमने लोगों को कहा भाई दे दो। पर अब उसके पीछे आड़ में अगर धोखा दोगे तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और आने वाला समय में इसका भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए कि अरे भाई कितना धोखा, इतना बड़ा धोखा कैसे होगा भाई, जी वो भी सरकार के लेवल पे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना औद्योगिकरण का, देखिए मेरा तो परिभाषा पे मतभेद है। परिभाषा विकास की विकास के ऊपर। विकास की एक मान्यता है कि भाई औद्योगिकरण हो, वो ठीक है, अपनी जगह है। ट्राइबल एरिया की विकास कैसा हो, आज तक किसी ने इसमें अकल नहीं लगाया। लगाना चाहिए। कैसे हो सकता है? अब पता नहीं आप रामचंद्र सिंह देव से कभी मिले हैं कि नहीं मिले हैं? नियाजी मिले होंगे। वो नेता थे, राजकुमार थे, सब कुछ थे। वो जेम ऑफ ए पर्सन। आप आज भी मैं कह रहा हूँ, आप बस्तर में हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, जितने भी स्कीम हैं, वो रामचंद्र सिंह देव कहते थे आप कोसाई में आपने 100 करोड़ ने पैदा कर सकते हो। कोसा में जी अच्छा 100 करोड़ पूरा बस्ता संभाग के कह रहे थे। वो ऐसा सेक्टर है, वहाँ खाने को ज़्यादा मिलेगा नहीं ना, वहाँ गुंजाइश कम है। परसेंटेज अगर देखोगे तो सारे जो रूरल इकोनॉमी से बेस्ड हैं जी उसमें खाने पीने का गुंजाइश कम है। इसीलिए ये जो उद्योग लगता है ना, अब हमने तो देखा है टाटा के लाल हो गए बहुत से अफसर हैं। अरे ऐसा लगता था जैसे वो टाटा ही की नौकरी कर रहे थे। सही तो ये जो परिभाषा है मेरा बिल्कुल उससे अलग है। औद्योगिकरण की परिभाषा अलग हो सकता है, ट्राइबल एरिया की अलग से। आप बताइए ना, हम तो तैयार बैठे। मैंने इनको कहा भी, रमन सिंह एक बार, साहब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में काम किया हूँ। वो मिनिस्ट्री तो बाप रे, घोड़े का भी है, गधे का भी है, मुर्गी का भी है, तो बकरी का भी है, तो ये भी है, तो उसका भी है, सांप का भी है, बिच्छू का भी है, सबका है। एक है वहाँ अध्ययन होता रहता है। तो मैं उनको कहता था कि आप एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, पूना की क्लाइमेट, नासिक की क्लाइमेट, जगदलपुर की क्लाइमेट एक ही है। अच्छा आपके पूना और नासिक और बेंगलोर, वहाँ फ्लोरिकल्चर हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? बिना इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किए, सही बात। जंगल को काटे। मैं एक बार अखबार वाले ने पूछा मेरे को, आप विरोध करते रहते हैं उद्योग, तो मैंने कहा भैया देखो उसका कारण समझ लो। मैं आदिवासी समाज के कोख से पैदा हुआ हूँ, मेरा सोच बिल्कुल उसी हिसाब से होगा। और जो व्यवसायी समाज के कोख से पैदा होगा उसकी सोच अलग होगा। वो अपनी जगह ठीक है, मैं नहीं कहता गलत है, पर हम जिस कोख से पैदा हुए हैं हम उस हिसाब से सोचते हैं। आप आदिवासियों के लिए लगातार लड़ते रहे, क्या आप आदिवासियों के विकास से आज संतुष्ट हैं सर? उपेंद्र जी, ये कोई ऐसा नहीं कि संतुष्ट असंतुष्ट, ये निरंतर की वाली बात। आज संतुष्ट हैं, फिर निकल के दिन 10 साल बाद रिव्यू करिए तो फिर वही समस्या आ जाती है। तो वक्त के साथ साथ बहुत से प्राथमिकता बदलती जाती है। पर मैं जो सिस्टम है देश में, अब हम तो जब पार्लियामेंट में थे तो इन इलाकों को पार्लियामेंट में या भारत सरकार में गंभीरता से लिया जाता था। अब तो ट्राइबल एरिया को कोई नाम तक नहीं लेते वहाँ। अच्छा तो अब उम्मीद कैसे करोगे भाई? प्रायोरिटी होती थी ट्राइबल, यानी कमिश्नर के रिपोर्ट में 2-2 दिन पार्लियामेंट में बहस होता था। अच्छा रिपोर्ट में, जिसकी आज कमी है। आज तो चर्चा नहीं होता, रिपोर्ट का ही पता नहीं है।
तो प्राथमिकता में कहाँ चला गया, उसके कारण से एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आप ब्यूरोक्रेसी के भरोसे आप छोड़ दिए। और दिक्कत ये है कि आदिवासी इलाके में मैं इसलिए कहा ना कि कहीं न कहीं नए सिरे से सेटअप को कैसे बदलाव करना चाहिए। जो ढांचा जो अंग्रेजों छोड़ गए सिस्टम, कितने साल हो गए? 75 साल हो गए ना। आज़ादी 60-70 हाँ, 75 साल हो गए। अरे भाई आज भी हम माने साला तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बस वो हम बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अंग्रेज हमारे आका लोगों ने करके छोड़ दिया। आज की परिस्थिति में, आज के समाज में और क्या होना चाहिए? अब जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अबूझ मार में 1928 में अंग्रेजों ने विड्रॉ किया था अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा हो, एक आध गुरुजी एक आध फॉरेस्ट गार्ड विड्रॉ कर दिए। आज़ादी के बाद मैंने उसके बाद भी अब इसलिए सर्वे सेटलमेंट नहीं, कौन, अरे क्या करना है वहाँ? ये भोपाल में ही कहते थे क्या करना है। जब दादा लोग घुस गए, अरे अरे देखो 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 क्या हो गया, क्यों चिल्लाते हो भाई? वो समझ करता क्या करना है वहाँ। तो ये मानसिकता इस देश में, ये सबसे बड़ी जो राजनीतिक मानसिकता है। और कहीं न कहीं ड्रास्टिक रूप से आपको चेंज करना पड़ेगा सिस्टम में। कुछ प्राथमिकता है, कुछ प्रशासनिक उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, तब कहीं हो सकता है। आते तो अरे भ्रष्टाचार, अरे जिसको कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है पूरे देश की, मैं कह रहा हूँ, वो भी ट्राइबल एरिया में। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई विकास होगा। या तो आप भ्रष्टाचार को चेक करिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरी चेक हो जाएगा, मैं नहीं ऐसा मानता नहीं भी, पर कुछ तो करना चाहिए ना। चलिए नेताम साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी मुद्दों पर आपने खुलकर हमसे चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपसे कुछ और मुद्दों पर चर्चा होगी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।